Hello everyone. Welcome again. We'll be starting our history chapter 2, that is colonial rule in India. And in today's video we studied topic about in this chapter topic is Anglo-French rivalry. Okay. So by the early 18th century, the Portuguese and the Dutch lost their important position in trade between India and the West to the British and the French East India companies. ओके सो पिछली क्लास में मैंने जैसे बताया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा और भी यूरोपियन कंपनीज जो थी इंडिया में आई और पहले जो भी कंट्रीज़ बाहर से इंडिया में आई जैसे ब्रिटिशर्स आए थे वैसे ही और भी बहुत सारे लोग आए थे उन सब का एक ही मकसद था यहाँ मीन्स इंडिया में ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकें बिकॉज़ इंडिया के पास बहुत सारे रिसोर्सेज थे और वे सभी यहाँ के रिसोर्सेज अपनी कंट्री में लेकर जाना चाहते थे और इंडिया के पास उस टाइम इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी कि ये सबको रोक सके सो अर्ली 18th सेंचुरी तक पोर्तुगीज़ और डच जो थे वो भारत के पश्चिम के बीच व्यापार में अपनी जो इम्पोर्टेंट कंडीशन थी उनको ब्रिटिश और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी से खो दिया मीन्स जो चार यूरोपियन कंट्रीज़ इंडिया में आई थी सबसे फर्स्ट पोर्तुगीज़ फिर डच फिर ब्रिटिश फिर फ्रेंच ये चार कंपनीज इंडिया में ट्रेडिंग के इरादे से आई थी उनमें से अर्ली 18th सेंचुरी तक ये जो पोर्तुगीज़ थे और डच थे ये अपना अस्तित्व धीरे धीरे खो चुके थे मीन्स ये यहाँ से ट्रेडिंग इनका धीरे धीरे कम हो गया फिर केवल इंडिया में ब्रिटिश और फ्रेंच रह गए थे और इन दोनों के बीच अब ट्रेडिंग के लिए स्ट्रगल स्टार्ट हो गया था क्योंकि दोनों चाहते थे अपना इंडिया में ट्रेडिंग करना अपना आधिपत्य ट्रेडिंग के जरिए जमाना ओके सो द कंपनीज ऑफ इंग्लैंड एंड फ्रांस came to dominate India trade with Europe. Each tried to control the markets and extend its political influence in India. This led to Anglo-French rivalry both in India and in Europe that led to a series of wars now as the Carnatic Wars. Okay, so first I will tell you what is Carnatic Wars. So the Carnatic wars were a series of military conflicts in the middle of the 18th century in India's coastal Carnatic regions, a dependency of Hyderabad state of India. Okay, so यहाँ पे यह बताया गया है कि यूरोप के साथ भारतीय व्यापार पर इंग्लैंड और फ्रांस की कंपनियां फिर धीरे धीरे हावी हो गई क्योंकि वो सभी चाहते थे यहाँ के जो इंडिया के रिसोर्सेज थे उनको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सके अपने कंट्री में ले जा सके तो ये दोनों कंपनियां हावी हो गई और हर दोनों ने बाज़ारों को कंट्रोल करने के लिए और भारत में अपने पॉलिटिकल इफ़ेक्ट को का विस्तार करने की कोशिश की इससे रिज़ल्ट ये हुआ कि भारत और यूरोप दोनों में एंग्लो फ्रांसीसी राइवलरी जिसे प्रतिद्वंदिता कहते हैं वो उसका जन्म हुआ जिसके कारण युद्धों की एक श्रृंखला ज्ञात हुई जिसे कर्नाटिक वॉर्स कहा जाता है ओके सो दिस वॉर्स लिस्टेड फॉर ऑलमोस्ट 20 years. Finally, Britain emerged victorious in this conflict and gradually transformed its role from a trading power to an imperialist power that ruled India for nearly 2 centuries. So ये जो युद्ध था लगभग 20 years तक चला था और अंत में ब्रिटेन इस संघर्ष में विक्ट्री प्राप्त हुआ और इसने धीरे धीरे अपनी जो भी रोल थे उसको एक व्यापारिक शक्ति से एक साम्राज्यवादी शक्ति में बदल दिया जिसने लगभग 2 शताब्दियों तक भारत में शासन किया सो इफ़
I say in conclusion, though the British and the French come to India for trading purpose, they were ultimately drawn into the politics of India. Both had visions for establishing political power over the region. The Anglo French rivalry in India reflected the traditional rivalry of England and France throughout their histories. Specifically in India, the rivalry in the form of these Carnatic wars decided once for all the English and not French were the more suitable ones to establish their rule all over India. So, Carnatic wars uh, lasted for almost 20 years. So, 746 to important date is 746 to 763. सो ये जो कर्नाटिक वार्स था ये 20 साल तक चले थे, जो कि 3 फेज में हुए थे. फर्स्ट जो कर्नाटिक वार था वो 746 टू 748 तक चला. सेकेंड कर्नाटिक वॉर जो चला वो 749 टू जो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. दो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर था वो 1746 टू 1748 तक चला, और सेकेंड कर्नाटिक वॉर 1749 टू 1754 तक चला, और थर्ड जो कर्नाटिक वॉर था 1756 टू 1763 ईयर्स तक चले थे. सो इस प्रकार से कुल 20 ईयर्स तक ये कर्नाटिक वॉर्स चले थे, जिसका जो डेट स्टार्ट हुआ था ये याद करने के लिए आपके रिमेम्बरिंग फैक्ट्स हैं कि जो कर्नाटिक वॉर्स का 20 ईयर्स का टाइम पीरियड था वो 1746 टू 1763 तक था, और लोकेशन इसका कर्नाटिक रीजन ऑफ साउथ इंडिया. एंड रिजल्ट उस कर्नाटिक वॉर का ये हुआ था कि ब्रिटिश जो भी थे उनको विक्ट्री मिली थी. ओके, so next I hope you all understood. Next we will discuss topic about इस इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनीज. सो आगे हम जब कर्नाटिक वार्स हुआ और ये ब्रिटिश जो थे वो उनको विक्ट्री मिल गई, तो आगे क्या हुआ आगे हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे. सो द ईस्ट इंडिया कंपनी was formed in 1600 through a charter signed by Queen Elizabeth I, granting permission to trade with India. Captain Hawkins paid a visit to a court of Jahangir in 1608 but failed to secure trading rights. However, in 1613, on Sir Thomas Roe's visit to India, they were permitted to establish their first factory at Surat. So, जो अंग्रेजी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो फिर अस्तित्व अपना ट्रेडिंग के जरिए ज़्यादा प्रभाव जमाई इंडिया में. सो इस कंपनी का जो फॉर्मेशन था ये 1600 में महारानी जो एलिज़ाबेथ थी, क्वीन एलिज़ाबेथ फर्स्ट द्वारा साइन किया हुआ एक चार्टर था, उसके माध्यम से किया गया, जिसमें भारत के साथ ट्रेडिंग करने की परमिशन दी गई थी. और फिर कैप्टन हॉकिंस जो थे वो 1608 में जहांगीर के कोर्ट में दरबार में पहुँचे, उनका दौरा किया, लेकिन उनको जितने भी ट्रेडिंग राइट्स थे, व्यापारिक अधिकार थे, उनको सुरक्षित करने में वो असफल रहे, उनको सक्सेस नहीं मिला. हालांकि 1613 में सर थॉमस रो भारत आए टूर पे, और उन्हें सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की परमिशन दी गई थी. सो gradually the English East India Company established its trading centers at Bombay, Calcutta and Madras. सो इस धीरे धीरे जो इस इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इन्होंने बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में अपने जो ट्रेडिंग सेंटर्स थे उनको स्टैब्लिश किया, उनको स्थापित किया. English settlements and factories were later established at Machlipatanam, Patna, Dhaka, Kasim Bazar,
Fort St. George in Madras, Bombay, Sutnati, Calcutta and Govindpur. Okay, so जब जो फैक्ट्री इस्टेब्लिश हो गई, उनकी परमिशन मिल गई, तो धीरे धीरे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में अपने जो ट्रेडिंग सेंटर्स थे वो स्थापित किए। बाद में मछलीपट्टनम, पटना, ढाका, कासिम बाजार, कोर्ट में मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज और बॉम्बे, सुतनुती, कलकत्ता और गोविंदपुर में जो इंग्लिश जो अंग्रेजी बस्तियां और कारखानों की स्थापना की गई, इंग्लिश सेटलमेंट्स किए गए और फैक्ट्रीज वर वहाँ पे इस्टेब्लिश किए गए। द ब्रिटिश रिसीव्ड स्पेशल privileges from the Mughal emperors in the form of two farmans, which allowed them to dominate European trade further. So here word farman means ऑथराइज्ड प्रिविलेजेस मीन्स ऐसा आदेश, एक शाही आदेश जो उस समय के जो राजा महाराजा थे उनके द्वारा जो आदेश दिया जाता था उसे फरमान कहा जाता था। एक ऑथराइज्ड प्रिविलेजेस जिसे कहा जाता है उसे फरमान कहते हैं। ओके, सो अंग्रेज़ों को मुग़ल सम्राटों से दो फरमान के रूप में विशेषाधिकार प्राप्त हुए थे, जिससे उन्हें यूरोपीय व्यापार पर और अधिक हावी होने की अनुमति मिल गई थी। सो फर्स्ट फरमान ऑफ 1691 ग्रांटेड बाय औरंगजेब exempted the British company from paying customs duty in Bengal, and second Farman of 1717 granted by Emperor Farrukhsiyar expanded the British from paying customs duty in Gujarat and Deccan. ओके, सो जो फरमान थे औरंगजेब द्वारा पहला 1691 में दिया गया, उस फरमान से ब्रिटिश कंपनी को बंगाल में सीमा शुल्क का भुगतान करने की छूट मिल गई, कस्टम ड्यूटी इन बंगाल का। एंड सेकेंड फरमान जो कि 1717 में ग्रांटेड हुआ, जो एम्परर थे फारूकसियर उनके द्वारा दिया गया, और इसमें अंग्रेज़ों को गुजरात और दक्कन की जो कस्टम्स थे उनको पे करने का उनको छूट मिल गया। ओके, so here completed today's topic. I hope you all understood very well. Next topic of this chapter we will discuss in our next video. Okay, thank you for watching. Have a good day.